हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 6.1 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का है ना, जिसमें रेट मेज़र हम लोग को पढ़ना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करने का जब बारी आएगा तो उसमें का पहला टॉपिक है आपका रेट मेज़र। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, यूँ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बहुत जगह पर है, मगर आपको सारा चीज़ सीबीएसई में पढ़ना नहीं है बोर्ड को लेके, है ना। कंपटीशन एग्जाम जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। इसमें फ़िलहाल आपको ये दोनों जगह आता है, ठीक है, बोर्ड में भी आएगा और कंपटीशन में भी आएगा। तो ध्यान देंगे, जो हम लोग डेरिवेशन लिखते हैं डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसी को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया, अब y की जगह कुछ और हो सकता है, x की जगह भी कुछ और हो सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डी आर बाई डी टी। तो यहाँ डी आर बाई डी टी का मतलब है आर फॉर, समझ लीजिए कि यहाँ पे रेडियस कोई एक स्फीयर वगैरह रहा होगा तो इसका नाम रेडियस रख लेते हैं, वी फॉर वॉल्यूम रख लेते हैं, एस फॉर सरफेस एरिया नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसका अगर सोचे बढ़िया से तो इसका यूनिट कुछ ऐसा आना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड आना चाहिए, या फिर सेंटीमीटर पर मिनट आना चाहिए, या फिर मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, या फिर मीटर पर मिनट आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ इसका यूनिट हो सकता है डी आर बाई डी टी का। इससे ये पता चलेगा कि कितना रेडियस बदल रहा है प्रति सेकेंड, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। एक और बात ध्यान में देंगे, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो रेट बढ़ता हुआ रेट होगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो रेट घटता हुआ होगा, मतलब प्रति सेकेंड, प्रति मिनट, प्रति आवर जो भी होगा टाइम, उसके रेस्पेक्ट में वो घट रहा है। उसी तरह डी वी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम किस चीज़ का होगा, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यहाँ लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। तो यही पूरा फंडा है रेट मेज़र को लेके। किसी भी चीज़ का रेट नापते हैं किसी, है ना, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार नीचे टाइम ही हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है डी वी बाई डी आर। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस जैसे जैसे बदल रहा है उस हिसाब से वॉल्यूम कैसे बदल रहा है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब एक और बात ध्यान में देना है कि जैसे कि मान लीजिए कि डी आर बाई डी टी आपका कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि 4 आता है, 5 आता है, ETC, तो ये फिक्स हो गया। अब आपका टाइम कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, ये अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे तो रेडियस है, इज फिक्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि रेट मेज़र जो आया है वो बार बार फिक्स ही रहे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक स्फीयर समझ लेते हैं, स्फीयर का सरफेस एरिया को एस मान लेते हैं और रेडियस को आर मान लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम लोग इसको डी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 पाई आर। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं डी एस बाई डी आर जब हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पे 8 पाई तो कांस्टेंट है मगर आर वेरिएबल है। ये कहता है कि जब आर का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ETC, तब ये बदलेगा। कहने का मतलब जब आर का वैल्यू 1 होगा तो डी एस बाई डी आर का वैल्यू आएगा 8 पाई इंटू 1, 8 पाई। जब आर का वैल्यू 2 होगा तो डी एस बाई डी आर हो जाएगा 16 पाई। तो इससे क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया प्रति, मतलब हर एक यूनिट सेंटीमीटर या 1 यूनिट मीटर रेडियस बढ़ाने पे 8 पाई से उसका सरफेस एरिया अचानक बढ़ जाएगा। और यहाँ जब रेडियस 2 से बढ़ाएंगे तो उस समय 16 पाई से बढ़ेगा। कहने का मतलब यहाँ जो रेट है वो वेरिएबल रेट, वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस पोजीशन पर, किस पॉइंट पर ये नाप रहे हैं। आया समझ में बेसिक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बोला है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखें, तो बच्चा को पता होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेडियस। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। डी ए बाई डी आर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। अब इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे सॉल्व करके, तो ये पाई तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा बाहर में 2 पाई आर, ठीक है। और लास्ट में आप चाहें तो डी आर बाई डी आर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा हुआ है, और डी आर कट के 1 होता है, इसीलिए हम लोग डी आर लिखा नहीं करते हैं, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। अब यहाँ लिखते हैं डी ए बाई डी आर। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या ये फिक्स हुआ है? तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ रेडियस बचा हुआ है। तो पहला सवाल है, जब रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा? तो यही डी ए बाई डी आर को हम लोग ऐसे लिख के आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, मतलब इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर कितना होगा? तो 2 पाई इंटू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पाई। बात करते हैं इसका यूनिट का, तो अगर ये आपका सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिट, मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कट के सेंटीमीटर बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। वैसे यूनिट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना, आप सीधा 6 पाई लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इसी का हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा? तो यहाँ लिख देंगे डी ए बाई डी आर, बस आर की जगह क्या लिख देना है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, वही वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई। सिंपल है, जब रेडियस 3 होगा तो 6 पाई से बदल रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और रेडियस जब 4 होगा तो 8 पाई से बढ़ रहा होगा। यहाँ क्या हो गया? वही सर्कल है, लेकिन उस सर्कल में रेट में फ़र्क आ गया। जब 3 था तो बड़ा तेज़ी से बढ़ा, लेकिन 4 होने पे और तेज़ी उसका बढ़ गया। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर सवाल, है ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या दिया वो भी ज़रा सुन लीजिए। इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, कि एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम प्रति सेकंड 8 सेंटीमीटर से बढ़ते जा रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब से। आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, है ना, जब उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर हो रहा होगा तब। कहने का मतलब यहाँ पे एक क्यूब है और ये क्यूब का जो साइज़ है वो बढ़ते घटते रह रहा है, बात समझ रहे हैं। तो बढ़ते घटते रह रहा है, तो एक बार इसका साइड अगर जहाँ बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से सरफेस एरिया भी बढ़ेगा घटेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो इसमें क्या किया है? वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। अब आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा घटेगा, है ना। आपको सबसे पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया में एक रिलेशन आपको सोचना होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन बात है रेडियस, तो आपको जाना पड़ेगा पहले रेडियस के पास। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या, डी वी बाई डी टी। डी टी क्यों बोल रहे हैं इस बार, डी आर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि प्रति सेकंड दिया, डी वी बाई डी टी दिया हुआ 8, है ना। आप यूनिट को छोड़ सकते हैं, लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी वी बाई डी टी दिया हुआ है इतना। अच्छा, डी एस बाई डी टी हम लोग को फाइंड करना है। अब डी एस बाई डी टी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको साइड पता हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वी नो दैट करके लिखेंगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब साइड है यहाँ पे, है ना। लिख सकते हैं ऊपर में लेट ए साइड ऑफ क्यूब, ठीक, क्यूब। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ ए के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3a², मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है ना, तो हम लोग ये सारा कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, ठीक है। डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना निकल के आया है? 3a²। एक और चीज़, यहाँ पे डी ए बाई डी ए करते हैं, अगर ए होता तो यहाँ पे डी टी करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3a² डी ए बाई डी टी। अब ध्यान से देखा जाए तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 8, है ना, 8 दिया हुआ, ये हो जाएगा 3a²। अच्छा, ए का वैल्यू बोला गया है ना, एट ए इज इक्वल टू 12 पे ही हमको खोज करना है हर चीज़ का। तो ए का वैल्यू यहाँ 12 लिख देंगे, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा डी ए बाई डी टी। 8 से इसको काट सके हम लोग तो काट देंगे 4 से, ये हो जाएगा हमारे लिए डी ए बाई डी टी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 बचा है, बाकी सब इधर जो गुना होगा गुना होकर नीचे चला जाएगा इस साइड, है ना। तो 3 दिया 6, 6 3 दिया 9, 9 6 54, आंसर हो जाएगा 1/54, ठीक है। ये हमारा निकल के आया डी ए बाई डी टी।
तो बात ये है कि ये तो पूछा नहीं था, पूछा था आपसे ds/dt, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के केस में 6a², 6 फेस होता है। तो हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा 6a² के बदले लिखेंगे 2a इंटू da/dt। अब आप देख सकते हैं कि ये da/dt दिया हुआ है ना। अच्छा, ये वैल्यू हमको कब निकालना है? तो हम लोग को निकालना है एट a = 12 पर, एट a = 12 पर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 12 और da/dt की जगह रख देंगे 1/54, जो कि इक्वेशन 1 मान के या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, कटेगा 6 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में, तो ऊपर आ जाएगा 8/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ds/dt = 8/3 आंसर। देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर है ना। तो तीसरा नंबर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेकंड नंबर थोड़ा सा सोचने वाला था। देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको रेडियस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। dr/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब बताइए, अगर रेडियस इतना से बढ़ रहा है तो बताइए रेडियस एरिया कितना से बढ़ रहा होगा, मतलब da/dt आपको निकालना है ना। और कब निकालना है? जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर हो। तो ये थोड़ा सा समझने का चीज़ होता है कि जब रेडियस हो तभी आपको बार बार हर एक चीज़ निकालना है, ठीक है। चलिए सीधा सा समझते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, लेट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? πr² होता है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, लेकिन इस बार जो डिफ्रेंशिएशन हमको करना चाहिए वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, यही बात आपको समझना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम के ही रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा da/dt और ये हो जाएगा 2πr, है ना। आप इसको चाहें तो एक बार स्टेप वाइज लिख सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा πr और यहाँ पे dr/dt बच जाएगा, है ना। तो हुआ क्या? da/dt, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू बोला है कि जब 10 होगा तब, तो ये बचा क्या? 2πr dr/dt। तो ये dr/dt का वैल्यू आप देख सकते हो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक और चीज़ है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ हो जाएगा 2, पाई को पाई ही रहने देते हैं हम लोग और r का वैल्यू रख देते हैं 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? यूनिट ना भी लिखे तो चलेगा, 60 पाई इसका फाइनल आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ये फिर उसी तरह इजी सवाल है। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज का मतलब साइड होता है। तो एक वेरिएबल क्यूब है, मतलब क्यूब का साइज बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब सबसे पहले तो ए मान लीजिए, ए फॉर साइड या एज ऑफ द क्यूब, ठीक। अब ये दिया हुआ है da/dt, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अब आपको बोला इसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, जब रेडियस बोल रहे हैं, ए का वैल्यू जब 10 दिया हो तब, ठीक है। आपसे पूछा है dv/dt, बताइए कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले आप लिख दीजिए वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, है ना। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, है ना। ये बोर्ड में अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और कंपटीशन के लिए तो जल्दी जल्दी जितना बना लीजिए। ये हो जाएगा 3a² da/dt, ठीक है। अब आप देखें इसी में हो जाएगा dv/dt 3a², ए का वैल्यू कितना लेके चलना है? 10 लेके चलना है, 3 इंटू 10 इंटू 10। और da/dt का वैल्यू आप देख सकते हैं दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर। अगला सवाल है 5 नंबर। एक स्टोन जब डाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है क्वाइट लेक में, मतलब शांत एक लेक है, तो उसका पानी का लहर नहीं होगा बिल्कुल। जब उसमें एक ड्रॉप डालिएगा पत्थर, तो उसमें एक वेव क्रिएट हो जाएगा इस तरह का, है ना, पानी का वेव। तो पहले जहाँ पर जैसे ही पत्थर डलाएगा वहाँ पे एक छोटा सर्कल बनेगा, वही वेव के फॉर्म में बड़ा सर्कल बनाएगा, फिर आगे चलेगा और बड़ा सर्कल बनाएगा, तो ऐसे होते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? और बोल रहा है कि वेव का जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एक अज्यूम कर लीजिए एक पॉइंट वेव का, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे पानी पे नाव रख दीजिए, है ना, एक कागज़ वाला नाव, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो हर सेकंड वो 5-5 सेंटीमीटर आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका रेडियस ही ना दिया है, ये यही आपको समझना है। ये रेडियस डायरेक्ट बोला नहीं है, लेकिन सर्कल का 5 सेंटीमीटर स्पीड है। इसका कहने का मतलब क्या है कि रेडियस बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर के स्पीड से। तो आपको दिया हुआ है
dr/dt 5। अब आपसे पूछा गया एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, जब उसका रेडियस 8 होगा तब बताइए उसका एरिया कितने से बढ़ रहा होगा। तो आपको आर दे दिया, आपको निकालने बोला है dA/dt। अगेन ये बहुत इजी सवाल है, आपको एरिया फॉर्मूला लिख देना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब आपको dA/dt बोथ साइड कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2πr × dr/dt। अब आप देख सकते हैं इसको किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो 8 सेंटीमीटर पर निकालने जा रहे हैं। 2π × 8 और ये dr/dt का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, तो dr/dt का वैल्यू हम लोग रख देंगे ये जो 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये भी सेंटीमीटर होगा, तो ये ध्यान से देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80π सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है 0.7 से, है ना, मतलब dr/dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि इसका सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जाहिर सी बात है ये इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज ही करेगा। अभी तक देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग का सवाल नहीं पूछा, लेकिन वो भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरकमफ्रेंस को हम लोग यहाँ पे c मान लेते हैं, और सरकमफ्रेंस का सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है 2πr। तो dc/dt यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिख लेंगे लाइन, ये बात है ना, तो बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2πr, हो जाएगा dt। तो ये आंसर हो जाएगा 2π, बाहर आ जाएगा, या बच जाएगा dr/dt। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेडियस का फिक्स वैल्यू देता है, जैसे कि पुराने क्वेश्चन में दे रहा था कि हाँ रेडियस अगर 10 हो या 12 हो या 15 हो, तो भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियस यहाँ बच ही नहीं रहा है। इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ना 22/7, और r का वैल्यू dr/dt का वैल्यू 0.7, तो ये कट जाता है ना, और 44/10 4.4 आ जाएगा। तो क्या यहाँ r रखने का जगह है? नहीं है। अगर r दे भी देता क्वेश्चन में तो भी आपका आंसर यही होता। ये फिक्स तरीके से इंक्रीज करेगा, लेकिन बाकी जो सवाल था वो फिक्स तरीके से नहीं था, उसका इंक्रीमेंट का रेट भी वेरिएबल था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। ये देख सकते हैं आप, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे लेंथ को मान लिया गया x और ब्रेथ को मान लिया गया y। पहले पढ़ देते हैं। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। थोड़ा इस सवाल को समझिएगा। ये जो रेक्टेंगल है सिकुड़ते जा रहा है और दर से लंबा होते जा रहा है। कहने का मतलब इसका जो लंबाई है वो घट रहा है और चौड़ाई बढ़ रहा है। कहने का मतलब कुछ देर बाद जब आप इसको देखिएगा तो लेंथ इसका कम हो चुका होगा, लेकिन इसका चौड़ाई बढ़ चुका होगा। तो ये रेक्टेंगल आपको ऐसा नज़र आने लगे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। क्लियर है। तो जो डिक्रीजिंग रेट होता है वो आपको माइनस में लेना चाहिए, और जो इंक्रीजिंग रेट है उसको आप लेंगे प्लस में। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब लेंथ और ब्रेथ तो दिया हुआ है, तो dx/dt क्या लेके चलेंगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, याद रहे यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, तो हर एक आंसर हमारा सेंटीमीटर पर मिनट में ही आना चाहिए। अगर कुछ यूनिट का हेर फेर है तो आप उसको यहीं पे ठीक कर लें, है ना। तो अभी देख सकते हैं और तो कोई यूनिट का बदलाव नहीं दिख रहा। dx/dt इतना है, तो dy/dt दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसको आप लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अब इसका पहला सवाल आते हैं। आपको पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर बढ़ रहा है कि घट रहा है वो आप समझिए, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ बताइए। पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 × l + b। l के जगह हो जाता है x और b के जगह हो जाता है y। ये हो जाएगा dp/dt। 2 को बाहर रख देंगे, ये हो जाएगा dx/dt, और ये हो जाएगा dy/dt, और दोनों में 2 कॉमन। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें तो dx/dt का वैल्यू -5 दिया हुआ है और dy/dt का वैल्यू 4 दिया हुआ है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 × -1 आएगा। इसका मतलब ओवरऑल dp/dt पेरीमीटर आपका घटने वाला है -2 से सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर आपका घटते जाएगा पेरीमीटर। क्या देखते हैं, एरिया घटेगा, वो देखने के बाद ही पता चलेगा घटेगा कि बढ़ेगा। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा L × B, तो L × B x × y हो जाएगा। ये निकालेंगे dA/dt। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों बदल रहा है ना। तो एक बार x बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt, और एक बार y बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt। ठीक है,
एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल बच रहा है, यही इंपॉर्टेंट बात है। और आप देख सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब एक्स 8 हो और वाई 6 हो, मतलब आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है 8, और डी वाई बाई डी टी तो वही होगा जो था पहले, तो 4 था, पॉजिटिव में 4 था। यहाँ वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा -5। अब आप देख सकते हैं डी ए बाई डी टी, तो क्योंकि हमने ये वैल्यू रखा है तो यहाँ लिख दीजिए आप x इजिकल टू 8 और y इजिकल टू 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते तो 8 चौके 32 -30, ये आंसर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, वो भी प्लस में। प्लस मतलब आपका हाँ ये बढ़ता हुआ एरिया होगा, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि जब आपका लेंथ घट रहा था और ब्रेथ बढ़ रहा था तो उस समय क्या होगा, पेरीमीटर -2 से घटेगा लेकिन एरिया 2 से बढ़ेगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही रहेगा, मतलब परफेक्ट गोल जैसा रहेगा, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, मतलब हर सेकंड उसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरा जा रहा है। उसके हिसाब से आपको पता होगा कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पूरा साइज़ बढ़ेगा बलून का और रेडियस भी बढ़ेगा। तो एक्चुअली आपको वॉल्यूम का रेट दे दिया गया है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 900 भरेंगे तो जाहिर सी बात है उस बलून का भी गैस का वॉल्यूम क्या होने लगे, बढ़ने लगे 900 के हिसाब से। तो डी वी बाई डी टी का आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अब आपसे पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताइए, जब रेडियस का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो चूंकि ये सवाल आपका, अच्छा डी आर बाई डी टी पूछा है, चूंकि ये सवाल आपका दिया हुआ है स्फीयर का, तो आपको स्फीयर का फॉर्मूला होना चाहिए पता। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, तो ये हमारा बन जाएगा डी वी बाई डी टी और ये हो जाएगा 4/3। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एक चीज़ बच जाएगा हमारा डी आर बाई डी टी, ये आप समझ सकते हैं, ईजी चीज़ है, 3 कैंसिल। अब इस डी वी बाई डी टी का वैल्यू आपको वेरिएबल है क्योंकि यहाँ आर बच रहा है, देख सकते हैं, तो आर बच रहा है, हम आर का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ जब 15 होगा तब बताइए, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी, यही तो निकालना है ना। अब आप देख सकते हैं ये डी वी बाई डी टी का जो है वो वेरिएबल नहीं है, इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 900। तो अगर ये नहीं देता तो थोड़ी ना निकलता, क्योंकि ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, फिर कैसे होगा, इसीलिए दिया हुआ है आपको 900। ये 900 हो गया, ये 4 × 22/7 और इसको हम लोग लिख देंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 × 15। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल के नाम पे सिर्फ डी आर बाई डी टी ही है, ठीक है। सब काट के इसको निकाल लेना है, 15 से इसको काटते हैं तो ये 60 बार में कट जाएगा, 15 × 4 60 हो जाएगा, ये अकेले इसको काट देगा, ये बस पाई बच रहा है, मतलब इधर आगे हो जाएगा 7/22, ये हमारा हो गया डी आर बाई डी टी। आप इसी चीज़ को देखेंगे तो डी आर बाई डी टी को उल्टा करके पाई बना दिया, मतलब 1/पाई। और यूनिट आप समझ सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड होगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस है। ये हो गया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, पिछले बार की तरह है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, आपको डी भी निकालना है ना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो जी हाँ इस बार विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। पिछले बार जो सवाल था वो डी वी बाई डी टी था, अब इस सवाल में पिछले जो भी हम लोग बहुत सारा सवाल किए तो सब में डी वी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी ऐसा बाई टी था। अब आपको आदत हो चुका है टी का, अब बच्चा लोग जो पढ़ेगा वो सोचेगा कि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है। एक्चुअली डी वी बाई डी टी निकालना ही नहीं, यहाँ पे निकालना हम लोग को डी वी बाई डी आर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये और भी आसान हो गया अगर आप ध्यान से देखें तो। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो लैंग्वेज यूज़ किया है द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, लेटर, ये लेटर वर्ड करने का मतलब जो सेकंड बार मेंशन किया है ना वही टर्म को बोलते हैं लेटर, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है डी वी बाई डी आर, तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी आर 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा 3r स्क्वायर। अच्छा हम लोग करते क्या है, डी आर बाई डी आर लिखा करते हैं, मैंने शुरू में ही समझाया था ये बात। एक्चुअली ये कट जाता है इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही टाइम रहता तो ये कटता नहीं, यहाँ बच जाता, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, जी हाँ 10 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा 400 पाई। सब कुछ वॉल्यूम में है तो यहाँ वॉल्यूम ना होकर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर सवाल देखते हैं। ये एक अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा में से एक सवाल है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि लैडर मतलब होता है सीढ़ी, उसको अटकाया हुआ है एक दीवार पे, तो ऐसा कुछ होगा सीढ़ी, ये हमारे लिए लैडर हो गया है ना। इसको हम लोग समझ लेते हैं एल, एल फॉर लैडर। अच्छा, ये पुल किया जा रहा है, नीचे से इसको खींचा जा रहा है। आपको क्या लगता है जब ये नीचे खींचा जाएगा तो धीरे धीरे सरकते हुए ये वाला हाइट, ये जो इसका बेसमेंट है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका हाइट क्या होगा, नीचे आते चला जाएगा, है ना। तो वही बोला गया है, लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। इस दीवार से दूर की तरफ, इधर की तरफ खींचा जा रहा है। कितने रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो रहा है, बात समझिएगा, है ना। ये जो फुट का ये हो गया दीवार यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया इसका दीवार से दूरी, तो इस दूरी को हम लोग x मान लेते हैं। क्या लगता है आपको कि x बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जी हाँ ये बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। जब पुल किया जाएगा तो ये हाइट, ये जो हमारा हाइट है इसको हम लोग y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये y क्या होगा, घटने लगेगा, तो डी वाई बाई डी टी। यही सवाल पूछा है कि घटेगा किस रेट से, वो आपको बताना। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ लेटर इज 4 मीटर। जब इसका 4 मीटर दूर होगा तब वो कितने रेट से घट रहा होगा, ये आपको समझाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से है, तो ये आपका नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एल का वैल्यू तो फिक्स है 5 सेंटीमीटर, और ये कभी बदलने वाला भी नहीं है। सीढ़ी का जो भी लंबाई है वो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। यहाँ से आप वाई निकाल लीजिए। क्यों वाई निकालना जरूरी है, थोड़ा समझिएगा। एक स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर होता है वाई, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बन जाएगा रूट। थोड़ा इस चीज़ को जल्दी हम लोग कर देंगे, है ना। अब उसके बाद से समझने की कोशिश कीजिए, इसका हमको रेट निकालना है ना, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। इसका डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हम लोग अच्छे से चेन रूल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या, इसका रूट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर जो होगा वही हो जाएगा, इनटू इसके अंदर जब घुसेंगे तो 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये कट जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी आंसर आएगा -1/25 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा एक और चीज़ यहाँ पे बचना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी बचना जरूरी, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल टी है ना, तो यहाँ बच जाएगा डी एक्स बाई डी टी। एक सेकंड, यहाँ पे x भी होगा, ये वाला x यहाँ पे बच चुका है। ठीक है, तो -x/25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx बाई डी टी। अब आप ध्यान से देखें तो dx बाई डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रख देने का काम है ना, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। x का वैल्यू बोल दिया था क्वेश्चन में, जब 4 होगा तभी आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी वैन एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा -4/25 -4 स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू भी पुट करना होगा, और क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो यहाँ रख देंगे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8, और नीचे में ध्यान से देखिए 25 -16, ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। डी वाई बाई डी टी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ऑब्वियसली ये घटता ही, ये बात तो आपको पहले से ही पता था, क्योंकि इधर ये जाएगा तो ये बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा, और लेंथ ऑफ लैडर फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व इतना, मतलब आपको एक कर्व दिया हुआ है, वो कर्व किस शेप में होगा उस बारे में आपको नहीं भी जानेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस कर्व के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसा कोई कर्व होगा समझ लीजिए, इस पर पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्टेस्ट एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट होगा, जहाँ पे एक्स का जो वाई का जो चेंजिंग होगा, जो वाई का चेंज होगा वो एक्स के चेंज के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं, ये 8 गुना ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई कोऑर्डिनेट
वो 8 गुना है किसके, dx/dt के। आपको बताना है कि वो पॉइंट होगा कौन सा, आपको वो पॉइंट पता करना है। पॉइंट पता करने का मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, समझ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस 6y(x³ + 2) को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6dy/dt, ये हमारे लिए हो जाएगा 3x² और dx/dt बच जाएगा। 2 का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है कि 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो ये कट रहा है 2 से, 2dy/dx, इस dy/dx के जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 टाइम्स dx/dt लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा dx/dt। इससे हुआ क्या, dx/dt कट गया, यहाँ बचेगा 8 दूना 16 = x²। तो x का वैल्यू हमको मिलेगा अंदर जाके √16, तो √16 में निकालेंगे तो दोनों वैल्यू लिखेंगे आप, हाँ प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस दोनों वैलिड है। एक और बात, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ये प्लस होगा माइनस होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, इसलिए दोनों सही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे इसी कोऑर्डिनेट पे रख के, इस कर्व पे रख के। जब x का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 + 2 66, तो 6y = 66, y का वैल्यू हो जाएगा 11, y का वैल्यू हो जाएगा 11। अब x का वैल्यू हम लोग रख देंगे -4, ठीक है, तो ये हो जाए 6y = -4 का क्यूब + 2 -64 + 2, तो ये दे देगा आपको -62, ठीक है, और ये -62 हो जाएगा कट के -31/2। तो आप पेयर में आंसर देंगे, है ना, कैसे देंगे देख लीजिए। 4 के साथ क्या मिला हम लोग को, 11 मिला, तो जो पॉइंट होगा 4,11 एंड -4, -31/2, ये दोनों का दोनों आंसर ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ ½ cm/s, मतलब रेडियस बढ़ रहा है dr/dt ½ cm/s, ठीक है। एयर बबल है तो एयर बबल जाहिर सी बात है कौन सा शेप में होगा, स्फीयर शेप में होगा, ये बोला नहीं है लेकिन आप खुद से समझ जाइए, ये स्फीयर शेप है। एट विच रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, आप बताइए इसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा जब रेडियस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम और रेडियस से मिलता जुलता एक रिलेशन लिखना है, वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ बबल हो जाएगा 4/3 πr³, समझ सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt और ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। अब तो आपको आदत हो चुका होगा, अब ये सब आसान लगने लगा होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि r का वैल्यू कब पुट करना है, 1 पे पुट करना है, तो ये 1 रखना कोई भारी बात नहीं है, 4π1², और dr/dt का वैल्यू देख सकते हैं कितना है, ½ है, जी हाँ, ये हो जाएगा फाइनल आंसर 2p। आपको यूनिट लिखना पड़े तो cm³/s आप लिख सकते हैं, ये हो गया फाइनल आंसर। अगला सवाल है हमारा, ए बलून विच इज रिमेन्स स्फेरिकल, है ना, ये हमेशा एक बलून स्फीयर शेप में होगा। देखिए एक्चुअली में प्रैक्टिकली जाइएगा तो बलून पूरा स्फीयर कभी कभी नहीं भी होता है ना, लेकिन यहाँ पूरा एज्यूम करके चलेंगे तभी बनेगा स्फीयर शेप में। हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, इसका डायमीटर बदल रहा है एक्स के टर्म्स में, जाहिर सी बात है अगर डायमीटर बदलेगा तो रेडियस का वैल्यू भी बदलेगा, ये डायमीटर हो गया तो रेडियस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो ये जो 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1, ये हो गया हमारा रेडियस। ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये x पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब से अब सवाल पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है। आप देख रहे होंगे कोई और रेट ऑफ चेंज वो दिया नहीं है और एक डायरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ टाइम वाला नहीं लगेगा और बोल दिया है साफ तौर पे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप वॉल्यूम का सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, कौन सा शेप में, 4/3 πr³ शेप में, ठीक है, और आप r के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दीजिए, है ना। ये थोड़ा सा सवाल हार्ड पड़ेगा आपको क्योंकि हल्का सा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब आपको dv/dx निकालना है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लें, उसके बाद बाहर निकाला जाए तो ठीक रहेगा। 4/3, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे लिए, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64,
और 2x+1 का होल क्यूब। इस होल क्यूब को रहने दीजिए, डिफ्रेंशिएशन वैसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ देख सकते हैं ये कट जाएगा 9 से, ये कट जाएगा 16 से, तो भी का वैल्यू 9/16 पाई 2x+1। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान होगा। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे। बोर्ड एग्जाम जब भी देंगे तो ये सब स्टेटमेंट लिखते चलेंगे, आपको अच्छा पॉजिटिव प्रभाव देगा ये सब, ठीक है। पाई, अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2x+1 का स्क्वायर इनटू चेन रूल लगेगा तो इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 2, ठीक है। अब dv/dx निकल चुका है, लेकिन आपको एक वैल्यू दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या चेंज हो, तो x का कोई वैल्यू दिया नहीं है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज निकलेगा वो हमारा वेरिएबल फॉर्म में निकलेगा, तो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जैसा कि दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 9 3 जा, ये 2 से इसको काट लीजिए पहले, 9 3 जा हो जाएगा 27, 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये सवाल आप बहुत अच्छा मान सकते हैं स्टार मार्क, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएबल और ये मतलब एक अच्छा कंसेप्ट वाला सवाल है। देखिएगा, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 22 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ तक पहले समझेंगे। फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आप कहीं से कुछ भी अगर बालू डालते हैं ज़मीन पर तो वो कोन शेप ही बनेगा, चाहे आप ग्लास से डालें या ट्रक से डालें, ट्रैक्टर से डालें, जब भी आप होगा बालू गिरेगा, आप देख सकते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि कोन एक इक्विलिब्रियम शेप होता है, इसीलिए बालू के केस में, है ना, ठोस तो है नहीं, इसीलिए वो स्टेबल कोन शेप नहीं हो सकता। तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम आपका डाला जा रहा है, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ते चला जा रहा है, dv/dt भी मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हेडिंग आपका कोन है इस बार, तो dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कहने का मतलब हाइट जो होगा 1/6 रेडियस के बराबर होगा हमेशा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसी हिसाब से हाइट बढ़ जाएगा, रेडियस घटेगा तो उसी हिसाब से हाइट घट जाएगा, ये रिलेशन है फिक्स, हमेशा यही होगा। उसके बाद पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग। बताइए हाइट कितने स्पीड से बढ़ेगा जब उसका हाइट 4 सेंटीमीटर होगा, तो एच का वैल्यू और आपको दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। मतलब पूरी सवाल आपको ज़्यादातर हाइट पे ही मिल रहा है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको हाइट में बदल के बनाना है सवाल। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, ठीक। अब इसमें क्या है कि आर का कोई काम नहीं है ना, एक्चुअली आर और एच दोनों का दोनों ही वेरिएबल हैं, मगर आर का वैल्यू आपको फिर पता करना पड़ेगा यहाँ पुट करके। उससे अच्छा है कि आप आर के जगह पर ही एच पुट कर दें, सबसे बढ़िया। तो यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, r = 6h। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप r के जगह 6h का होल स्क्वायर, फिर h 1/3 पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, h² × h, h³ 12। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 12 पाई h³, 12 पाई h³, ठीक है। अब इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हाइट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये लाइन लिख देंगे वो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। अब यहाँ चले आएंगे तो ये हो जाएगा dv/dt = 12 पाई h³ को हम लोग 3h² × dh/dt लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा इतना दूर, है ना। अब dv/dh का वैल्यू आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में खुद दे दिया है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। ये हो जाएगा 12 पाई 3h²। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ h बोल चुका था कि h का वैल्यू 4 इस्तेमाल करना है आपको, तो यहाँ हम लोग h² 4 का स्क्वायर रख देंगे और dh/dt आपको निकालना है। तो देख सकते हैं फिर ये 12 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, बाकी सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई, ये 3, ये 16 dh/dt, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो dh/dt = 1/48 पाई, ठीक है। आपका यूनिट आप समझ सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे। फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से ना, इसके बारे में एक चीज़ जानना पड़ेगा आपको हल्का सा। द टोटल कॉस्ट सी एक्स क्या है, एक फंक्शन बनाया हुआ है ना एक्स के अंदर, इन रुपीज़
एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम, मतलब कहीं पे कोई चीज़ को प्रोडक्शन किया जा रहा है, कोई फैक्ट्री वगैरह होगा जिसमें एक्स एक यूनिट, मतलब 5, 10, 15 यूनिट वो प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई सी एक्स इज इक्वल टू इतना। सी एक्स जो फंक्शन है वो दिया हुआ इतना। सी एक्स का मतलब है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसी चीज़ को डिपेंड कर रहा है बनाने के लिए, इतना क्यूब, इतना एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, मतलब इतना। अगर आप 5 यूनिट पुट करेंगे, 5 यूनिट आपने बनाया है तो उसमें कितना कॉस्ट जाएगा बनाने में, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ उस हिसाब से इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो थोड़ा आप समझेंगे, है ना। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप, कितना प्रोडक्ट बना है ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा हो कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग को अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, MC मार्जिनल कॉस्ट, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, CX को। ठीक है, तो आप ज़रा देखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है। पहले तो CX का वैल्यू हम लोग पहले लिख, हाँ आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर दिया है। ये CX को एक बार लिख देंगे कि हाँ कॉस्ट बनाने का इतना लगेगा, डिपेंड करता है कि x कितना यूनिट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला हो जाएगा DC/dx, कितना आउटपुट है विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना बना है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाएंगे कि 0.007 इंटू 3x² हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 0.003 इंटू 2x हो जाएगा, और ये जगह 15x का डिफ्रेंशिएट होके 15 हो जाएगा। ठीक है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला है ना। 021x², ये हो जाएगा 0.006x प्लस 15, ये हमारा हो गया DC/dx। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसमें जब x का वैल्यू 17 होगा, 17 यूनिट बनाया जाएगा, तब बताइए कितना होगा। तब आपको x का वैल्यू यहाँ पे 17 पुट कर देना है ना। तो 0.021 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से करें थोड़ा, है ना। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इसका, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लगाएगा 0.069 माइनस 0.102 प्लस 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आएगा 20.967। ठीक है, तो कहने का मतलब आएगा 17 यूनिट जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसका जो मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट वो आएगा 20 रुपया 96 पैसा। ठीक है, इतना आंसर होगा। देख सकते हैं आप लोग 16 नंबर जस्ट लाइक बिफोर 15 नंबर की तरह है। वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट था, यहाँ पे मार्जिनल या टोटल रेवेन्यू पूछा है। टोटल रेवेन्यू एक ही तरह है, एक ही चीज़ है, सिमिलर चीज़ है ना। ध्यान से देखिए, टोटल रेवेन्यू रुपीज़ में दिया हुआ है RX इज इक्वल टू इतना। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ भी वही था। ठीक है, तो आप यहाँ RX लिख देंगे एक बार। पहले वाले के मुकाबले तो लाख गुना ये आसानी है, कैलकुलेशन भी छोटा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आप मार्जिनल रेवेन्यू को डिफाइन करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट सोल्ड, कितना बिका है उसके रिस्पेक्ट में। जब भी आप टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके बताएंगे तो ये आंसर देगा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लगा देंगे DR/dx, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 26x और ये हो जाएगा 26। देख सकते हैं DR/dx। अब आपको पूछा गया जब x का वैल्यू 7 होगा तब, मतलब DR/dx का वैल्यू जब x इक्वल टू 7 होगा तब। आप देख सकते हैं यहाँ पहले 26 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। x प्लस 1 थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 + 1 8, 26 इंटू 8, 8 × 48 के 8 हासिल 4, 208 रुपीज़ में आंसर दे देगा ये। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा फाइनल वो हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू इज ₹208। सिंपल आंसर। देखिए, अगर ऐसा कुछ यूनिक क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपको नहीं पता चलता तो आप खुद भी सोच के देखिए, ये एक रेट मेज़र का सवाल है
है ना। और रेट मेज़र है तो मतलब कुछ ना कुछ आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करके आगे बढ़ जाइएगा, भले ना भी समझ में आए तो। ठीक है, 17 नंबर और 18 नंबर आपको एमसीक्यू मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, ज़रा पढ़ के पॉज करके थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, पहले सर्कल के बारे में डिस्कस किया है, एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब इसको बोल रहा है डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन रेडियस के रिस्पेक्ट में ही कीजिए। अब इससे आसान क्या चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, और डी आर कट जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये 2 पाई आर बचा। अब आपको बोल रहा है रेडियस कितना रखना है, 6 रखने हैं ना, तो 2 पाई × 6 आंसर हो जाएगा 12 पाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल आसान था। अगला देखते हैं 18 नंबर एमसीक्यू, देख सकते हैं ना, आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर आप ईमानदारी से इतना सीखे हैं इस वीडियो में, तो आप ये खुद से बना के दिखाइए। और मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता चल चुका होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल। तो आप इसको खुद से करके बनाइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर।